नक्सलियों का एक और पत्र सामने आया है और इस पत्र में क्या खास है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और 2 सीसी मेंबर मारे गए थे 22 सितंबर को और 23 सितंबर को ये पत्र आया है। तो इस पत्र में क्या क्या कहा गया है, क्योंकि इस पत्र के जो टॉप में लिखा गया है कि ये जो मुठभेड़ हुई है, 2 सीसी मेंबर मारे गए हैं, वो पूरी घटनाक्रम में पूरा मुठभेड़ झूठा है, ये आरोप नक्सलियों ने लगाया। तो इस मुठभेड़ के पीछे की क्या कहानी है, इस पत्र के पीछे की क्या कहानी है, इन सभी पर विस्तार से आज बात करेंगे। और मैं कौन हूँ बता दे रहा हूँ, मैं रवि मिरी हूँ और आप विस्तार डिजिटल देख रहे हैं। और जिनसे बात करेंगे वो है संजय भैया। और संजय भैया, आज इसी पर बात करने की शुरुआत करते हैं। और पत्र के बारे में सबसे पहले भैया, ये 23 सितंबर 2025 का पत्र और इसके पत्र के ऊपर में जो लिखा है भैया, ये मुठभेड़ की कहानी झूठी है। नक्सलियों की तरफ से ऐसा पत्र जारी करना, और ये इस पत्र पर हम आज क्यों बात कर रहे हैं, संजय भैया इसके बारे में बताना शुरू करिए आप। देखिए, जब ये पत्र पहली बार मीडिया के सामने आया तो मेरे एक पत्रकार साथी ने ये लिख के इसे शेयर किया कि विकल्प के इनकाउंटर का खंडन खुद विकल्प ने किया है। ऐसा क्यों उसने लिखा? क्योंकि 22 तारीख को जो कट्टा सत्यनारायण रेड्डी मारा गया, ये नक्सली संगठन में, इसे हम विकल्प के नाम से भी जानते थे क्योंकि ये नक्सली संगठन का, खास तौर पे दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का यानी DKSZC का ये प्रवक्ता था और इसका ऑफिशियल नाम जो है वो विकल्प था। ऐसे में जब इसका इनकाउंटर हुआ तो इसके बाद जो लेटर आया है 23 सितंबर को, जिसमें फिर से DKSZC के प्रवक्ता विकल्प ने इस लेटर को जारी करते हुए कहा है कि 22 तारीख को देश के जो सबसे बड़े 2 नक्सली नेताओं का इनकाउंटर हुआ, जिसे हम कोसा और विकल्प या गुटसा उसेंडी के नाम पे जानते हैं, उन दोनों का इनकाउंटर फर्जी है। अब ये लंबा लगभग 2 पन्नों के एक लेटर है। मैं शब्दशः इससे बात करता हूँ क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जब होते हैं तो उसमें जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है, बड़े आरोप हैं पुलिस के ऊपर। और क्योंकि नक्सलियों ने, मैं एक अपडेट इस पर जोड़ देता हूँ कि ये मामला क्यों बड़ा होते जाएगा, ये मामला ये गंभीर क्यों होगा, क्योंकि 22 तारीख को इनकाउंटर हुआ, 23 तारीख को हमने इस घटनाक्रम को कवर किया, 23 तारीख को ही इन दोनों नक्सलियों का पोस्टमार्टम किया गया। 24 तारीख को जो कोसा है उसके शव को उसके परिवार वाले वापस लेके चले गए तेलंगाना, लेकिन जो गुटसा उसेंडी है उसका शव अभी भी नारायणपुर के अस्पताल में रखा हुआ है। उसकी पत्नी नारायणपुर पहुंचती है और उसने शव लेने से इनकार कर दिया। उसका सीधा तौर पे आरोप है कि पुलिस ने और प्रशासन ने मेरे सामने क्यों शव लेने से इनकार कर दे रहे हैं? पति का इनकाउंटर हुआ था तो उसके परिजन आए थे, लेकिन इसके शव लेने से इनकार जी, तो देखिए इसमें कारण यह है, उसकी पत्नी ने साफ तौर पे कहा है, उसकी पत्नी मालती या शांति प्रिया रेड्डी जो भी एक पूर्व नक्सली है, 2008 में हमने ये खबर बताई थी कि 2008 में उसे रायपुर के DD नगर से गिरफ्तार किया गया था। लगभग 10 साल वो जेल में रही, 2018 में वो जेल से बाहर आई है। उसके बाद वो नक्सल संगठन से बाहर है, फिलहाल वो गांव में ही रहती है। वो आई नारायणपुर, उसने साफ तौर पे कहा कि पुलिस और प्रशासन ने मेरे सामने मेरे पति का पोस्टमार्टम नहीं किया है, ऐसे में इसका शव मैं अपने मतलब मैं लूँगी नहीं, और इसका फिर से जो जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है, साथ ही फिर से पोस्टमार्टम की मांग की है, पूरे मामले की जांच की उसने मांग की है। यही वजह है कि ये पत्र जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जाता है। मतलब ये एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, और जो इस पत्र में भी लिखा भी गया है कि ये मुठभेड़ की कहानी झूठी है, नक्सलियों ने कहा है। तो उसी पर आप बात करना चाहिए भैया कि दूसरा जो पैरा है, ये मुठभेड़ झूठी है, पुलिस अधिकारियों द्वारा बताए जा रहे ये कहानी मनगढ़ंत है। इस दूसरे पैरे पर चर्चा करना शुरू करते हैं भैया, क्योंकि आपने भूमिका में समझा दिया। अब इस पे दूसरे पे आप समझिए थोड़ा कि 11-12 तारीख ये सब जो बताया जा रहा है। तो ये ऐसा है कि यह मुठभेड़ झूठी है। नक्सलियों ने इससे मतलब पहले पैरा में तो ये लिखा है कि कौन कौन हमारे नेता मारे गए, इसके बाद उन्होंने लिखा है कि यह मुठभेड़ झूठी है, पुलिस अधिकारियों द्वारा बताई जा रही कहानी मनगढ़ंत है, ये सच अलग है। इन दोनों कॉमरेडों को CC ने किसी अलग जिम्मेदारी दिया था, यानी कि ये दोनों नक्सली जो हैं, जिसे हम कोसा और गुटसा उसेंडी के नाम पे जानते हैं, इन दोनों को नक्सल संगठन ने कोई और जिम्मेदारी दी थी। 10 महीने पहले इन लोग अपनी नई जिम्मेदारी निभाने निकल गए। कॉमरेड राजू दादा और कोसा दादा को रायपुर शहर या किसी अन्य जगह से, दोनों को एक ही जगह से या अलग अलग जगहों से निहत्थे अरेस्ट किया गया है। सोचिए रवि, कितना बड़ा बयान है। रायपुर यानी कि प्रदेश की राजधानी, उसमें इन्होंने कहा है कि इन दोनों की गिरफ्तारी जो है वो रायपुर शहर से की गई है, ऐसा नक्सलियों का आरोप है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 10 महीने पहले इन दोनों को
नक्सल संगठन की, यानी इनका जो अंडरग्राउंड जो वर्किंग होती है जिसमें ये नक्सली हमले करते हैं, नक्सल संगठन को मजबूत करते हैं, इसके अलावा उन्हें जिम्मेदारी उनकी बदल दी गई थी और ये दोनों जंगलों से बाहर निकलकर बाहर चले गए थे। और इसी बात को उन्होंने जिक्र किया है कि इसके बाद दोनों को एक ही जगह अलग जगह से गिरफ्तार किया गया है। सितंबर 11 से 20 तारीख के बीच में अरेस्ट करने की संभावना है। 10 तारीख तक सुरक्षित रहने का हमें समाचार है। हमारे सीसी कॉमरेडों को उन लोगों की तरफ से पत्र प्राप्त हुआ है। अरेस्ट करने के बाद पार्टी के गोपनीय समाचार के लिए कई यातना दिए होंगे। आखिर 22 तारीख को माड़ इलाके में मिलाकर हत्या किया गया। इन हत्याओं के लिए 21 तारीख से माड़ में एक बड़ा अभियान लॉन्च किया, अभी भी जारी है। अब देखो इन्होंने आरोप क्या लगाया, इन्होंने आरोप ये लगाया है कि 10 तारीख यानी कि ये एक कहानी उन्होंने रचा है, कहानी। बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये आरोप लगाया है कि 10 सितंबर तक ये दोनों नक्सली जो हैं वो हमारे संपर्क में थे, यानी कि बड़े नक्सली कैडरों से इनका पत्राचार हो रहा था, लेकिन 10 सितंबर के बाद इनकी कोई उन्हें जो है पतासाजी नहीं थी। ऐसे में इनका आरोप है कि 11 से 20 सितंबर के बीच में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और इसके बाद जो है इनका 22 तारीख को माड़ इलाके में ले जाकर एनकाउंटर कर दिया। अब बात यह है रवि कि हमने इससे पहले इस तरह के कई आरोप देखे हैं। नक्सल संगठन ने अक्सर एनकाउंटर्स के बाद इस तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन बीते दिनों हमने देखा जब बसव राजू का एनकाउंटर हुआ या फिर इसके अलावा हमने देखे कि कई बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं, उसमें नक्सली इस तरह के आरोप नहीं लगा रहे थे। उसमें नक्सली स्वीकार कर रहे थे कि हाँ हम कमज़ोर हुए हैं। बसव राजू के इनकाउंटर में तो उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी थी। उन्होंने ये कहा था कि हम अपने सबसे बड़े नेता की सुरक्षा करने में सफल नहीं हो पाए थे। ऐसे में ये इस बार के पत्र में इन्होंने ये जो बड़े आरोप लगाए हैं, इसके बाद क्या होता है कि इनकी पत्नी सौ लेने से इनकार करती है और ये जानकारी आती है कि कट्टा रामचंद्र रेड्डी का बेटा यानी कि राजू दादा या गुड़साव सिंडी का बेटा जो है वो हाईकोर्ट जाने वाला है और हाईकोर्ट जाकर इस पूरे मामले को लेकर एक याचिका दाखिल करने वाला है। तो ऐसे में ये लग रहा है कि इस बार का ये मामला जो है इसे नक्सली एक बार फिर से देश और दुनिया की नज़रों में लाना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि फोर्स द्वारा लगातार बड़े इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, हमारे बड़े नेता मारे जा रहे हैं। अब यहाँ लेकिन दो बातें रवि, इसको हमें समझाना बहुत जरूरी है। जो इनका सबसे बड़ा प्रवक्ता था सोनू, जिसे हम वेणुगोपाल राव भी कहते हैं, जिसे अभय भी कहते हैं, उसने जब ये लेटर जारी किया 15 सितंबर को, उसने इसी बात का जिक्र किया था कि अब हम लड़ने में सक्षम नहीं हैं। अगर हम लड़ाई आगे जारी रखते हैं तो इसी तरह इनकाउंटर में हमारे बचे कुचे साथी मारे जाएंगे। और इसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स जो है वो इनकाउंटर में मारे जाते हैं। तो एक बात साफ है कि ये जो बड़े इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग जो हैं, जो सबसे बड़े नक्सली इनके हैं, वो इस बात को भलीभांति समझ गए हैं कि अब नक्सली किसी भी जगह छुपे हों, फोर्स उन तक पहुंच जाएगी। और क्योंकि सरकार ने अपना रुख बहुत साफ किया है कि कोई शांति वार्ता जैसी बात नहीं होगी, आपके सामने इकलौता रास्ता है कि आप वापिस आइए, अपने हथियार जमीन पर रखिए, आप आकर के समर्पण करिए और जो भी आपकी पुनर्वास नीति है उसका आप लाभ लीजिए। ऐसे में पुलिस और सरकार की जो नीति है, जो उनकी मंशा है, वो बहुत साफ है। नक्सलियों के सामने अब दुविधा यही है कि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं, क्योंकि लगातार ये कह रहे हैं अब जो क्योंकि कॉमरेड सोनू को निकाल दिया गया संगठन से, ऐसे में अब लगातार बाकी नक्सली कह रहे हैं कि हम लड़ने को तैयार हैं। तो अगर आप लड़ने को तैयार हैं तो देखिए क्या हो रहा है, आपके ऐसे बड़े बड़े साथी जो है वो मारे जा रहे हैं। अब लेकिन इसके बाद आगे रवि, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया होगा। आप अगर वो पैरा पढ़ पाएँ तो हम इसमें बात करते हैं। हाँ हाँ संजय भैया, मैं इस पर तो बात करूंगा ही, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ इसमें लिखा है कि खुफिया विभाग वालों ने उन लोगों तक कैसे पहुंचा होगा। हमारे पास जितना समाचार है, मतलब पत्राचार उनके पास हो रहा था लगातार, और उसमें एक चीज़ उन्होंने जिक्र किया है कि राजू कोसा और विकल्प दोनों के दोनों बहुत लंबे समय से गुरिल्ला बलों के साथ यानी जंगल में नहीं थे, मतलब वो जंगल में थे ही नहीं। ये साफ साफ उन्होंने स्वीकार किया है कि जंगल में नहीं थे। मतलब वो उस जितने भी अभी पिछले कुछ समय में हादसे हो रहे थे उस समय भी उनकी मौजूदगी वहाँ नहीं रही थी। ये बोलने का मतलब क्या है, थोड़ा समझाइए। देखिए ये बताना चाहते हैं क्योंकि दोनों की उम्र काफ़ी हो चुकी थी। अगर हम राजू दादा की बात करें यानी कि कट्टा रामचंद्र रेड्डी की बात करें तो उसकी उम्र लगभग 63 साल थी, और वहीं कोसा दादा की बात करें तो उनकी उम्र लगभग 67 ईयर्स थी। यानी कि ऐसे में इन दोनों उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए थे जहां इनके लिए लगातार सक्रिय रहना काफ़ी मुश्किल था। दूसरी बात,
अगर हम ये भी देखें कि कट्टा रामचंद्र रेड्डी की बात करें तो वो लंबे समय तक दुर्ग और रायपुर जैसे शहरों में रह चुका है। 2007 से पहले वो नक्सलियों के अर्बन कोऑर्डिनेटर का काम करता था। वो दुर्ग और रायपुर शहर में रह के नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को बढ़ाने का काम करता था। तो ऐसे में वो पहले भी रायपुर जैसे शहरों में रह चुका है। आज ही रवि एक खबर आती है कि 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं रायपुर से, और ये भी लंबे समय से रायपुर में रह रहे थे। हालांकि ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि इस तरह से पुलिस ने रायपुर से इन्हें गिरफ्तार करके एनकाउंटर किया गया है, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है। ऐसे में पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ी जांच जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर नक्सलियों के आरोपों की बात करें रवि, तो उसमें एक बात तो नजर आती है कि इन लोगों ने एक बार फिर से इस बात को हिंट किया है कि क्या ये लोग वापिस शहर में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि घटनाक्रम देखिए, ये लोग आरोप लगाते हैं कि इनके 2 देश के सबसे बड़े नक्सली, सबसे पुराने नक्सली जो पहले भी इस तरह का काम कर चुके हैं, वो कहाँ थे? रायपुर में थे। आज और 2 नक्सली गिरफ्तार होते हैं। ऐसे में इससे एक बात तो ये साफ होती है कि नक्सली हो सकता है वापिस, क्योंकि जंगलों से इनके पैर उखड़ रहे हैं, तो वापिस शहरों में, ऐसे इलाकों में जहां अभी भी इन्हें लगता है कि इन्हें जिंदा होने की उम्मीद है, वहां ये पहुंचे हों या उन्हें वहां ज़्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा हो। और इसे लेकर नक्सलियों ने बाकायदा ये बताया है कि पुलिस इन तक कैसे पहुंची होगी। इन्होंने क्या लिखा है? खुफिया विभाग वाले उन लोगों तक कैसे पहुंचे होंगे, हमारे पास जितना समाचार है उस आधार पर संभावनाओं के बारे में बताएंगे। मीडिया में अलग अलग तरीके से खबरें चल रहा है, इसे देखकर यह विवरण देना पड़ रहा है। पहला विषय, कॉमरेड राजू दादा और कोसा दादा कुछ समय पहले से गुरिल्ला बलों के साथ जंगलों में नहीं है, यह जानने वाले कई पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिए हैं और पुलिस अधिकारियों को बताए। सरेंडर वालों में एसजेडसी स्तर से लेकर सरहद सदस्यों तक हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो नक्सली जो इनके साथ थे बीते 10 महीनों में, उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस के सामने समर्पण किया है। ऐसे में इन लोगों की लोकेशन क्या थी, हो सकता है उन लोगों ने पुलिस को बताया हो। लगातार जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं वही सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं नक्सल संगठन को। इन्होंने दूसरा एक बात बताया है। दूसरा, पुलिस डिपार्टमेंट को यह भी पता चला कि इन लोगों के साथ अंदर से कौन समन्वय का जिम्मेदारी देख रहा है। तीसरा, इन लोग बाहर निकलते समय सुरक्षा टीम में शामिल रहे 2-3 लोग भी सरेंडर किए, अभी डीआरजी में सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। कॉमरेड कोसा दादा के साथ गए कोरियर के बारे में भी इन सरेंडर डीआरजी वालों ने अधिकारियों को बताया। उतना ही नहीं, पुलिस फोर्स के साथ आकर उस कोरियर को अगस्त 13 तारीख को घर से उठाकर ले गए। अब देखिए, यहाँ इन्होंने अपने संगठन ये कैसे चलता है रवि, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। जब कोई नक्सली किसी एक इलाके से दूसरे इलाके में जाता है, खास तौर पे इतना बड़ा नक्सली, तो उसके साथ एक टीम जाती है। ये टीम क्या करती है? ये टीम करती है उनके सुरक्षित पैसेज को तैयार करने की व्यवस्था। ये टीम सुनिश्चित करती है कि उन बड़े कैडर्स के नक्सलियों को किसी तरह की कोई समस्या ना आए। वो जिस नए जगह पे जा रहे हैं वहाँ उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें इकट्ठा हो, और ऐसे काम करते हैं नक्सलियों के कुरियर। ये कुरियर जो होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसे हम नक्सलियों का स्लीपर सेल भी कहते हैं। ये लोग आम जनजीवन के बीच में, यानी कि हम अगर आज जगदलपुर में बैठे हैं, आप रायपुर में बैठे हैं, तो हो सकता है ये आपके आसपास ही रहेंगे। ये जब नक्सलियों द्वारा ये बात कही जाती है कि हमें आपकी ज़रूरत है, ये लोग तभी एक्टिव होते हैं, अपना काम करते हैं और वापस ये लोग डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसे लोग को नक्सली अपना कुरियर कहते हैं। इस बार इस पत्र में उन्होंने इसी कुरियर की बात कही है। उसने कहा है कि जिस कुरियर ने इस पूरे अगर ये लोग जंगलों से बाहर निकले होंगे और जिस जगह गए होंगे वहाँ इन्होंने जो समन्वय का काम किया था, पुलिस की गिरफ्त में वो व्यक्ति है। इन्होंने ये भी कहा है कि इस दौरान जो लोग इनके साथ थे, जो लोग इनकी सुरक्षा में गए होंगे, इनके साथ इनकी मदद के लिए गए होंगे, वो लोग आज पुलिस की गिरफ्त में हैं और वो लोग सरेंडर करके आज डीआरजी का हिस्सा हैं। ऐसे में जो नक्सली प्रवक्ता है विकल्प, उसका ये मानना है कि इन्हीं की निशानदेही पर ये गिरफ्तारियां की गई है। रवि। संजय, इसमें दूसरे पेज में मैं आ गया हूँ संजय भैया, कि राजू दादा तक पहुँचना आसान था। चौथा और एक और संभावना है, मतलब एक चीज़ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये नक्सली आपस में बहुत ज़्यादा पत्राचार करते हैं। और आज का भी ये जो हमारे पास 23 सितंबर का जो पत्र है, इस पत्र को भी वो हमारे लिए नहीं है, ये नक्सली संगठन के और जो उनके नेता है उनको भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, पत्र के जरिए से हम आपको बता रहे हैं कि कोसा और विकल्प इस कारण से यहाँ से निकले थे और यहाँ इतने दिनों तक वो घरों में छुप के रहे। उसके बाद उनकी सुरक्षा में इतने लोगों को लगाया गया था
उसके बाद किसी ने मुखबिरी कर दी, फिर उनके बारे में पता चल गया सरेंडर करने के बाद। उसके बाद उनको पकड़ा गया, फिर उनको टॉर्चर किया गया, फिर पूछताछ की गई, खुफिया जानकारी निकाली गई। फिर उसके बाद ये सब नहीं हुआ तो उनका इनकाउंटर कर दिया गया। इस तरह की पूरी जानकारी और ऐसा पत्र लिखा जाना, बहुत कुछ इसमें मुझे समझ में आ रहा है संजय। और इसके लास्ट पेज में अब चलते हैं। देखिए, एक बहुत खास बात है रवि इस पूरे पत्र में। इसमें नक्सलियों ने अपने संगठन के बारे में, उनका संगठन कैसे काम करता है, उनका शहरी नेटवर्क कैसे काम करता है, उनके कोरियर्स कैसे काम करते हैं, इसके बारे में एक जानकारी देने की कोशिश की है। भले ही इन्होंने सीधे तौर पे नहीं बताया, लेकिन जब ये आशंका जताते हैं तो ये बताते हैं कि इनके कई कुरियर्स आज भी सक्रिय हैं। जो ये लेटर्स लिखते हैं ये लोग, वो भी किसी कुरियर के माध्यम से ही मीडिया तक पहुंचता है। अब देखिए कारण क्या है, नक्सलियों ने अपने संगठन को लगातार इम्प्रोवाइज़ किया है। हमने पहले देखा था कि एक वक्त था कि नक्सली हैंड टू हैंड लेटर, मतलब ये दौर भी रजी में बताना जरूरी है, जो लोग नहीं जानते होंगे कि जब जगदलपुर में कुछ न्यूज़ चैनलों के ऑफिस थे, समाचार पत्रों के ऑफिस थे, तो हम ये देखते थे कि सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे उन समाचार पत्रों के ऑफिस के सामने एक लेटर लटका होता था। जब वो सुबह कोई 9 बजे 10 बजे ऑफिस कोई खोलने जाता था तो वो देखता था कि उनके दरवाजे के सामने जो है एक लेटर लटका हुआ है। तो ये माना जाता था कि ये लेटर जो है ये नक्सलियों द्वारा पहुंचाया गया है। तो नक्सलियों ने इस तरह के कुरियर का भी उपयोग किया। बाद में जब चीज़ें बदली, थोड़ी तकनीक आई, तो नक्सलियों ने ईमेल का उपयोग किया। इसके बाद एक समय ये भी आया कि नक्सलियों ने व्हाट्सएप तक का उपयोग किया। पिछले कुछ महीनों तक भी नक्सलियों ने व्हाट्सएप तक का उपयोग किया। हम जैसे कई पत्रकार जो हैं वो नक्सलियों से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए थे कि मतलब वो अपनी कुछ बात कहते, हम उनसे सवाल पूछते, वो अपने जवाब देते। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि फोर्स की तकनीक बढ़ गई है, पुलिस लगातार आपके व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल के माध्यम से आपको इंटरसेप्ट कर लेती है और आपकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पुलिस को पता चल जाती है, तो नक्सली वापस अपने वो 20-25 साल पुरानी जो उनकी रणनीति थी उसमें चले गए। अब फिर से नक्सली उसी पत्राचार में आ गए हैं। फिर से नक्सलियों द्वारा क्या किया जा रहा है, जो हमने पूरा लेटर एक सीरीज दिखाई कि नक्सलियों की 4-5 पत्र आए, वो कैसे आए, वो हमारे साथियों तक पहुंचे एक चिप के माध्यम से। एक नक्सली जो हो सकता है तेलंगाना से निकला, हो सकता है वो झारखंड से निकला हो, वो अलग अलग कुरियर के माध्यम से पहुंचते गया कहाँ पर, वो पहुंचा अंत में बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व इलाके में। वहाँ आकर उसने चिप जो है वो हमारे एक पत्रकार साथी के हाथ में दी। यही वजह है कि 15 अगस्त की तारीख का लिखा हुआ लेटर जो है वो कब मिलता है, 15 सितंबर को मिलता है। तो ये भी एक चीज़ है। अब इसमें एक बात जो खास बताने लायक है, इससे मुझे लगता है जिस बारे में हमें बातचीत करना चाहिए, कि नक्सलियों ने इस पे लास्ट में लिखा है, चौथा एक और संभावना है कि इन लोग जिस कुरियर पर आधार रहा हो वो कमज़ोर हुआ होगा, अपने परिवार दोस्त लोगों के रिश्ते में गए होंगे। कॉमरेड राजू द्वारा अपने सितंबर 9 वाला आखिरी पत्र में इस कुरियर में कुछ कमजोरियों के बारे में लिखा था। समस्या उत्पन्न होने की संभावना के बारे में भी यहाँ के सीसी कॉमरेडों को सूचित किया था। इन सरेंडर्स और गद्दारी से खतरा नज़दीक पहुँचने को व सतर्क होने का सुझाव उन साथियों को दिया गया। आखिरी पत्र में और स्पष्टता से बताया गया, लेकिन आखिरी पत्र पढ़ने का मौका मिला कि नहीं बता नहीं सकते। इसके अलावा और एक संभावना भी है, कॉमरेड राजू द्वारा को अपने पत्र में लिखा है कि उन लोग आधार वाले इलाके में भी सब ठीक नहीं है। अब इसने बहुत बड़ा खुलासा किया है नक्सली प्रवक्ता ने। इसने कहा है कि जो इनका मुख्य कुरियर था, जो इनका मुख्य समन्वयक था, जिसने इस पूरी अगर वो जंगलों से बाहर गए होंगे, इस व्यवस्था को देखा होगा, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ। वो पुलिस के संपर्क में आया, या तो पुलिस के दबाव में या फिर लालच में इसने सारी जानकारी जो है पुलिस से साझा कर दी। और इसी बात का जिक्र नक्सली कहते हैं कि 9 सितंबर को कॉमरेड राजू दादा ने एक लेटर लिखा, उसमें इस बात का जिक्र जो है वो दूसरे सेंट्रल कमेटी मेंबर से उसने किया कि हमारे संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हमारे जो कुरियर हैं, हमारे जो समन्वयक हैं, वो लोग भी अब ढीले पड़ रहे हैं या वो लोग भी कमज़ोर हो रहे हैं। इस बात का जिक्र नक्सली भी करते हैं। इसमें सबसे लास्ट लाइन जो है रवि, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस नुकसान के पीछे लगातार हो रहे सरेंडर्स मुख्य कारण बन रहे हैं। इस बात को लगातार रवि हम कहते आए हैं कि नक्सली, अगर कोई नक्सली मारा जाता है, हालांकि जब मैंने इस बात को बसवराजू के इनकाउंटर से मैं कहा था तो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब किसी नक्सली का इनकाउंटर हो जाता है, जैसे कि कोसा या राजू दादा का इनकाउंटर हो गया, तो अपने साथ वो नक्सल संगठन से जुड़ी सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो लेकर चले गए। लेकिन जब कोई नक्सली समर्पण करता है तो उसके सामने 2 चुनौतियां होती हैं। पहली बात ये कि उसे पुलिस सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ चाहिए, दूसरी बात उसे पुलिस का विश्वास जीतना है। ऐसे में वो नक्सल संगठन से जुड़ी
सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो पुलिस से साझा करता है। और इसी बात का जिक्र लगातार नक्सली कर रहे हैं कि जब बसव राजू का एनकाउंटर हुआ 21 मई 2025 को अबूझमाड़ के जंगलों में, तो उन्होंने जिक्र किया कि उसकी सुरक्षा में तैनात जिस नक्सली ने सरेंडर किया था उसी की निशानदेही पर ये पूरा इनकाउंटर फोर्स ने किया, जिसमें हमारा सबसे बड़ा नेता मारा गया। लगातार नक्सली इस बात को कह रहे हैं कि ये सरेंडर नक्सली जो हैं, क्योंकि वो हमारे संगठन को करीब से जानते हैं, वो ये जानते हैं कि हमारी मूवमेंट कैसी है, वो ये जानते हैं कि हमारी ताकत कितनी है, वो ये जानते हैं कि हम किस समय कहाँ से कहाँ मूव करते हैं या कौन लोग हमारी मदद करते हैं। ऐसे में जब इस तरह के नक्सली सरेंडर करते हैं तो इस पूरे संगठन की वो एक जितनी भी उसकी गुप्त बातें हैं वो पुलिस से साझा कर देते हैं, और यही नक्सली संगठन जो है वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। इसी बात का जिक्र इस लेटर में भी किया गया है। तो फिलहाल एक बहुत बड़ा आरोप है रवि ये पुलिस के ऊपर, पुलिस द्वारा। संजय भैया बताइए। एकदम आखिरी सवाल ये पूछना चाहता था मैं कि क्या इस लेटर के जरिए नक्सली, इस पत्र के जरिए सरेंडर हो रहे नक्सली, जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि यही सरेंडर नक्सलियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं, तो अब आने वाले भविष्य में कोई और नक्सली सरेंडर ना करे, कोई और सीसी मेंबर मारा ना जाए, इसीलिए वो ये कहानी भी गढ़ सकते हैं क्या कि ये पत्र हम जारी कर देंगे और बताएंगे कि सरेंडर करने नक्सली, जो बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो उनको कैसे इनकाउंटर किया जाता है, कैसे उनको टॉर्चर किया जाता है। अगर ये पत्र बाकी संगठन के जो बड़े नक्सली लीडर हैं उनके वो पढ़ेंगे तो उनको डर लगेगा और वो भी सरेंडर ना करें। ऐसे बचने की कोशिश के जरिए भी इसको देख सकते हैं कि इस लेटर दोनों चीज़ हो सकता है रवि। अगर इस लेटर को देखा जाए तो इसमें ये भी कहा गया है कि अगर आप संगठन से बाहर निकलते हैं, जंगलों से बाहर निकलते हैं और पुलिस आपको पकड़ती है तब भी आपका इनकाउंटर कर देगी। तो उन्होंने एक बात ये चेतावनी के तौर पे तो दी है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि जो संगठन की कमज़ोर कड़ी है, यानी ऐसे लोग जो दिख रहे हैं जो हो सकता है भविष्य में सरेंडर कर दें, तो उनसे आप पहले ही थोड़ा दूर हो जाइए, उन्हें संगठन से दूर रखिए या उन पे विशेष नज़र रखिए। तो नक्सलियों ने दोनों तरह की बात इस पत्र के जरिए कही है। फिलहाल इस पत्र की चर्चा इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी भी राजू दादा यानी कि कट्टा रामचंद्र रेड्डी की लाश जो है वो नारायणपुर के अस्पताल में रखी हुई है। अभी भी उसकी पत्नी ने 22 तारीख को इनकाउंटर हुआ, आज 26 तारीख को हम इस खबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी भी उसकी पत्नी ने उसकी लाश को लिया नहीं है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि ये मामला मतलब कहीं भी आ सकता है, ये मामला कोर्ट जा सकता है, ये मामला जो है किसी भी ऐसे फोरम में जा सकता है जहाँ से सरकार को या पुलिस को दिक्कतें आए। क्योंकि हम बीते कुछ दिनों से देख रहे थे कि ये सिविल सोसाइटीज़ या इस तरह की जो एजेंसीज जो इनके लिए काम करती हैं वो फिलहाल ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है, पुलिस के कुछ अधिकारियों ने इस बारे में चिंता जताई है कि हो सकता है नक्सली एक नई रणनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हों। रवि। संजय, मुझे लगता है चर्चा को अब विराम देना चाहिए और इसका कुछ और बचा होगा तो आप बता दीजिए, नहीं तो मुझे लगता है विराम देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मोटा मोटा रवि बात ये इस लेटर पे चर्चा करने से ज़रूरी था क्योंकि ये लेटर जो है इस पे नक्सलियों ने बीते 19 महीनों में पहली बार फोर्स के किसी इनकाउंटर को पूरी तरह से फर्जी बताया है। इससे पहले नक्सलियों ने इसी तरह के आरोप लगाए थे कि फोर्स आई, हमें घेर ली और हमें घेर करके मार दी। लेकिन इस बार आरोप बहुत गंभीर हैं। उन्होंने ये कहा है कि फोर्स ने हमारे 2 सबसे बड़े कॉमरेड्स को कहाँ से उठाया, किसी बाहर रायपुर शहर से उठाया और वहाँ से लाकर उनका इनकाउंटर कर दिया गया। कहाँ? जंगलों में, माड़ के जंगलों में। तो ऐसे में 2 चीज़ें साफ होती है कि पहला, नक्सली क्या रायपुर वापस जा रहे हैं, नक्सली अपने उस अर्बन नेटवर्क को वापस फिर से खड़े कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर ये सारे आरोप निराधार हैं तो नक्सली इस तरह के आरोप लगाकर क्या पुलिस पे एक नया दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रवि फिलहाल तो मोटा मोटा यही खाका है। जी 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 संजय भैया, तो इस लेटर से और अभी जो बातचीत हुई है तो दर्शकों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि अभी बहुत सारे सवाल और खड़े होने वाले हैं, कानूनी प्रक्रियाएं भी अब इसमें जुड़ने वाली है। और अभी जो घटनाक्रम हुआ, अभी जो 2 सीसी मेंबर मारे गए, 2 सीसी मेंबर का एनकाउंटर हुआ, तो इसके बाद नक्सलियों के संगठन में और इस पूरे ऑपरेशन में एक नया मोड़ आने वाला है, ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही नए मोड़ और नई जानकारियों को जानने के लिए आप विस्तार डिजिटल को सब्सक्राइब करिए और लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए संजय भैया और मुझे। नमस्कार, जय जवाहर।